2022-23 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट का रिकॉर्ड भी कायम किया है। 2 घंटे 57 मिनट में बजट भाषण पूरा किया। करीब 125 पेज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पढ़े हैं। और हम बात करें तो कुछ पंक्तियों के साथ उन्होंने बजट की स्पीच शुरू की और उसी के साथ ही उन्होंने खत्म की है। खैर मैं चलिए उसमें नहीं जाना चाहूंगा, कई बार आप स्क्रीन पे हम लोगों ने शेयर किए उसे। लेकिन बात यह है कि 2-3 चीजों को लेकर के विपक्ष हमलावर था, उसका जवाब क्या है मुख्यमंत्री के बजट भाषण में। महिला अपराध को लेकर के बड़ी चर्चाएं थी, क्या वहां कुछ मिल पा रहा है। एक बड़े एम्प्लॉयर के रूप में हम बेरोजगारी को दूर कर सके, इसलिए इंडस्ट्रीज में क्या अवसर मिल पाएंगे, महिलाओं में वो भावना पैदा हो पाएगी कि हाँ बिल्कुल हमारा अपना बजट है। तो इस पैनल में हमारे साथ कुछ एक्सपर्टीज हैं। चारू गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, लीना जी हमारे साथ में जुड़ी हैं जो इंडस्ट्रीज से ताल्लुक रखती हैं, रूमा देवी हमारे साथ में जुड़ रही हैं जो दस्तकारी के लिए अपनी एक अलग पहचान रखती हैं और रूरल बेल्ट से है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा भी यही है कि हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, तभी होगा प्रदेश का विकास। लीना जी कैसा लग रहा है बजट? हमने एक दिन पहले ही चर्चा की थी, कुछ लग रहा है कि हाँ बिल्कुल विजनरी बजट कह सकते हैं इसे हम। सर देखिए, बजट में जो हमने मांग की थी वो तो हमारी पूरी हुई नहीं है। जब तक हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड मांगे पूरी नहीं होगी, कुछ आपने इंडस्ट्री का तो जिक्र ही नहीं किया है। और एक महिला उद्यमी के लिए जो हमने एकल खिड़की की मांग की थी उसके बारे में भी सरकार ने इस बजट में कोई इन्होंने सब अनदेखा ही किया है। और वैसे महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए जो इन्होंने एक पहल की है कि कोई भी गिफ्ट डीड पे कोई पुत्रवधू और पुत्री के लिए जो इन्होंने गिफ्ट डीड पे जो पंजीयन शुल्क उन्होंने कम किया है, वो मैं मान सकती हूँ कि ये सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है जिससे महिलाओं के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। उनको भी, वो भी एक परिवार का सदस्य अपने आप को समझेंगी। क्योंकि हमेशा महिलाओं के लिए कहा जाता है उनका कोई घर नहीं है, उनका घर ना तो उनका ससुराल है और ना उनका मायका है। तो अब ये जो उनके भी कुछ एसेट्स होंगी और उसपे उनको काफी प्रिविलेज मिलेगी। तो आपको नहीं लगता महिला के तो 2-2 घर हैं, वो 2 घरों का संचालन कर रही है? सर दोनों में से एक में भी उनको अपना वो अधिकार नहीं मिलता। सब यही कहते हैं ये तुम्हारा ससुराल है और ये तुम्हारा मायका है, कोई ये नहीं कहता ये घर तुम्हारा है। घर लक्ष्मी है और महिला को लक्ष्मी के रूप में ही देखते हैं। चलिए रूमा जी आपका स्वागत है। रूमा जी इस बजट को लेकर के क्या मानना आपका? कुछ ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के अगर हम कहें तो वो कुछ सपने पूरे हो पाएंगे? जैसे कहा गया कि बाड़मेर को भी इन्होंने कोट किया, 200 स्कूल खुल पाएंगी, महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की बात कही गई है, दस्तकारी की अगर बात करें तो उसे आगे बढ़ाने का कोई स्कीम्स दिख रही हैं इसमें? जी बिल्कुल, जो हमने बजट में प्रावधान रखे थे कि हमारे जो गांव के बच्चे हैं उनको आगे पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, या उनके कुछ ऐसे कोर्सेज होने चाहिए नए जो वो आगे की अपना जो कैरियर है उससे बना सके। तो इसमें अभी जो 25 कन्या विद्यालय के नए संकाय खोले जाने का बजट रखा है, तो इसमें हमें लग रहा है कि हमारे गांव के बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और जो बात है कि महिलाओं की, तो वर्क फ्रॉम होम ये भी बहुत अच्छी स्कीम है, तो इससे भी हमारी महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जी चारू जी, आप पुलिस से जुड़ी कई चीजें देखते हैं, महिला सुरक्षा और न्याय की बात को लेकर के उनकी काउंसलिंग वगैरह भी आप करती हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि अभय कमांड सेंटर्स खोले जाएंगे या फिर न्यायालय खोल रहे हैं, पुलिस स्टेशन हैं उनका एक्सपांड किया है और नई जो पद सृजित किए हैं, चाहे वो थाने हो या फिर डिप्टी एसपी ऑफिस हो, एडिशनल एसपी ऑफिस हो, ये कुछ बनाए हैं। तो इनसे कुछ हो पाएगा कि जो लगातार विपक्ष की ओर से या फिर कहूं कि आवाज उठती है कि कानून व्यवस्था को लेकर के, वो कुछ संबल मिल पाएगा महिलाओं को? बिल्कुल, कानून व्यवस्था को मजबूत करने का इस बजट में बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। जैसे कि पुलिस की व्यवस्था को उसमें दुरुस्त किया गया है, हर जिले में साइबर थाने खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसके अलावा जैसे महिलाओं के लिए विशेष रूप से सेल पहले से ही है 108 वाली 100 नंबर 181 वुमेन हेल्पलाइन। इस तरीके से जो हेल्पलाइन के भी जो है 1000 की इसकी क्षमता बढ़ाई गई है। इसके अलावा बजट के अंदर जो प्रावधान निश्चित रूप से किए गए हैं, वो चाहे शिक्षा को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, या फिर सड़कों को लेकर के हो, या
जो रिब्स के अंदर, जो उद्योगों के अंदर का जो छूट दी गई है, इन सब चीजों से निश्चित रूप से महिलाओं को फायदा मिलने वाला है। और दूसरी बात ये कि जो अभय कमांड सेंटर्स के थ्रू जो कैमरे लगाए जाएंगे, उससे कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति भी सुरक्षा की भावना जो है वो मजबूत होती दिखाई दे रही है। जी लीना जी, एक बात कही है कि 1,33,00,000 परिवार हमारे यहाँ चिरंजीव योजना से जुड़े हुए हैं, उनकी 3 लाख महिलाओं को फ्री नेट कनेक्शन और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इससे कुछ बेनिफिट होगा महिलाओं को? सर बिल्कुल होगा, महिलाओं के आत्मसम्मान में बढ़ोतरी होगी और वो अलग से अपना काम कर पाएंगी। बट ये जो योजनाएं हैं वो तो हर सरकार लेके आती है, हर गवर्नमेंट में अनाउंसमेंट होते हैं कि महिलाओं को हम ये सुविधाएं दे रहे हैं या किसी पिछड़े वर्ग को हम ये सुविधाएं दे रहे हैं। वो इम्प्लीमेंट कितनी होती है और कितनी वो जो रिक्वायरमेंट है जिन महिलाओं को वहां तक पहुंचती है, उस पे डिपेंड करता है। अगर सीएम साहब कोई अलग से इन्वेस्टिगेशन टीम लगा के कुछ महिलाओं का ग्रुप बना के अगर काम करे तो ये काफी बेनिफिशियल स्कीम रहेगी। रीना जी, आप इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। एक दिन पहले ही जब हम चर्चा कर रहे थे एमनेस्टी स्कीम को लेकर के, हमने चर्चा की, रियल एस्टेट की चर्चा की, आपने कहा था कि इसे बढ़ाया जाना चाहिए। 50 लाख के फ्लैट वाली जो हम बात कर रहे थे, पट्टे की बात कर रहे थे, लीज की जो बात कर रहे थे, इससे कुछ लग रहा है कि कुछ बूस्टर डोज मिल पाएगी रियल एस्टेट को? सर मुझे नहीं लगता कोई क्योंकि हमारी जैसे कल भी बात हुई थी कि डीएलसी रेट्स बहुत हाई हैं और इन्होंने केवल 10% अपना जो रिडक्शन किया है, तो वो बहुत ही मामूली सा एक रिडक्शन है। क्योंकि इन लोगों ने जो लास्ट अपना काफी ये लोग बढ़ा चुके हैं, अपने गवर्नमेंट वैल्यू काफी बढ़ा चुके हैं प्रॉपर्टी की। प्लस इन्होंने कोई महिलाओं के रजिस्ट्रेशन पे, जैसे रजिस्ट्री अगर महिलाओं के नाम पे होती है उसमें भी कोई खासी रिबेट नहीं दी है। दूसरा, इन्होंने एक वृद्धा, ये जरूर इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है कि जो एल्डर्स हैं उनके लिए जो रजिस्ट्री के जो चार्जेस हैं उसमें इन्होंने 1% की छूट दी है। ये एक अच्छा है। बट मुझे जहां तक लगता है कि रजिस्ट्री एल्डर्स जो एल्डर्स हैं वो बहुत ही, मतलब कितने परसेंट एल्डर्स रजिस्ट्री अपने नाम पे कराते हैं। सब यही सोचेंगे कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए नाम पे रजिस्टर कराएं ताकि वो इन फ्यूचर उनको वापस उसका रजिस्ट्री का खर्चा नहीं देना पड़े। इसके अलावा जो इन्होंने गिफ्ट डीड वाला जो काम किया है वो काफी काबिले तारीफ है। इसके लिए मैं गहलोत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। इसके अलावा इन लोगों को रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे काफी कुछ देना चाहिए था, बट वो गहलोत सरकार ने नहीं दिया। रियल एस्टेट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इनको कुछ स्कीम्स वगैरह देनी चाहिए थी, वो भी हमारी सपने ही रह गए सर। जी, लेकिन एक माइनर लीज डीड जो देते हैं ये माइंस में, उसे समाप्त किया है कि 4 हेक्टेयर की जो थी, उससे कुछ बेनिफिट हो पाएगा? सर देखिए, इन्होंने जो स्पेसिफिक कुछ लीज है, मतलब ये 4, आप ये जो कह रहे हैं कि 4 बीघा या उससे 4 हेक्टेयर, और इसमें आप जो लीज दे रहे हो, हाँ 4 हेक्टेयर पे आप लीज दे रहे हो, वो ठीक है। बट लीज का जो प्रोसेस है वो कितना टफ है, आप उस पर गौर फरमाएं सर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो जिप्सम की लीज के इन लोगों ने जो पट्टे नहीं देने इन्होंने बंद कर रखे हैं, उससे इनको 2 नंबर का काम बढ़ रहा है। कोई ये तो हो नहीं रहा, जो आप अगर प्रोसेस को आप थोड़ा सा अगर आप वो करेंगे, इजी करेंगे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये एरिया बढ़ाने से और उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना सर। जी रुमा जी, आपके पास आना चाहूंगा। टूरिज्म को लेकर के पहली बार इंडस्ट्री का दर्जा मिला है। 10 साल से डिमांड थी उद्योगपतियों की भी, और जो लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो इससे जैसे आप दस्तकारी से जुड़ी हुई हैं, आप लोगों को विजिट भी करवाती हैं, एक प्लेटफॉर्म उस तरह से मिल पाएगा, तो हम टूरिज्म के साथ में हमारी कला को जोड़ पाएंगे। जी बिल्कुल, इसमें बजट के हिसाब से जो सारी चीजें रखी गई है वो अगर जल्द ही शुरू हो जाए तो हमारे आर्टिजन है उनको भी बेनिफिट मिलेगा और टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो इससे हमारा राजस्थान है वो आगे बढ़ेगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा तो देश तो आगे बढ़ेगा ही। तो इस तरीके से जो बजट में प्रावधान रखे गए हैं ये बहुत ही, मतलब मुझे लग रहा है कि हमारे लिए उपयोगी है। और लेकिन ये जो योजनाएं हैं जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जी, दूसरा एक प्लेटफॉर्म की बात होती है। जो दस्तकार होते हैं या फिर कोई भी, आज हमारे पास में अगर ज्ञान है लेकिन अगर प्लेटफॉर्म को नहीं मिल पा रहा है तो वो व्यर्थ चला जाता है। प्लेटफॉर्म में हर चीज को चाहिए। मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको, हमारे सारे अतिथि आपके बारे में जानते होंगे कि आपने 32,000 महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ा है और आपने उन्हें स्वावलंबी बनाया है। तो वो एक मार्केट जिसकी आपने पिछली बार जिक्र की थी कि ऐसे मार्केट मिलने चाहिए, और ये बात ठीक है कि अकेले प्रदेश में नहीं, आउट स्टेट में भी ये मिलना चाहिए। तो टूरिज्म की जो हम बात कर रहे हैं और हर स्टेट अब टूरिज्म पे फोकस कर रहा है कि दुनिया के ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जो
जिनकी जीडीपी का मैक्सिमम जो पार्ट है वो टूरिज्म पे ही डिपेंड करता है। और हमारे यहाँ लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, हमारे यहाँ कला संस्कृति, हमारे यहाँ दस्तकारी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें बुनाने का वक्त आ है, और ताकि ग्रामीण में बैठा हुआ ठेठ जो आदमी है वो उस कला का पारखी है ताकि बेहतर तरीके से कर सके। मैं इस वजह से जानना चाह रहा हूँ कि जब टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा मिल पा रहा है तो उससे आप लोगों को कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिल पाएगा, सरकार उस ओर गौर करेगी? उम्मीद तो यही है कि हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जिससे टूरिज्म बढ़े और हमारे दस्तकारों को फायदा हो। हर कोई यही चाहता है। जैसे हमने 30,000-32,000 महिलाओं का ग्रुप बनाया है, लेकिन अब बाड़मेर में ज्यादा टूरिस्ट पॉइंट नहीं है। लोग जैसलमेर आते हैं, जोधपुर आते हैं, उदयपुर आते हैं, लेकिन शॉपिंग के लिए सिर्फ बाड़मेर आना ही होता है उनको। तो इस तरीके से अपना संगठन मजबूत है तो टूरिज्म जो टूरिस्ट है वो उनको लेके आएगा ही आएगा। तो बाड़मेर में भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो जहां लोगों को सुविधा हो और आने उनको दिखे कि वास्तव में बाड़मेर हमें जाना है। इसलिए रूमा जी, अलग से एग्रीकल्चर बजट दिया है मुख्यमंत्री जी ने, 75,000 करोड़ रुपए उसमें मुकर्रर भी किए गए हैं। तो हर सेक्टर को उसमें छूने की कोशिश की है, वो चाहे भेड़ बकरी हो, चाहे गाय भैंस हो, ऊंट हो, या जमीन हो, या फिर प्रोसेसिंग यूनिट्स हो। आपके वहां पे बकरी, भेड़ और ऊंट हालांकि बीकानेर में ज्यादा है, उसको लेकर के काफी समय से ये हो रहा था। तो क्या कुछ ऐसे यूनिट्स की संभावनाएं बन सकती हैं? जो बाड़मेर में कई बार मैं लोगों से बात करता हूं तो जिक्र होता था कि कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर यहाँ पे आए तो उसका बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा, आपके लिए एक बड़ी बात ये होगी कि पचपदरा में केमिकल के लिए एक बड़ा हब तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आपके वहां पे रिफाइनरी लग रही है, उसके साथ में जोड़ा जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री की बड़ी इच्छा है कि उनके कार्यकाल में ये रिफाइनरी की धुआं निकलनी चाहिए, यानी कि काम शुरू होना चाहिए, उसमें प्रोडक्शन शुरू होना चाहिए। तो उससे हम कुछ तकदीर बदलती देख सकते हैं बाड़मेर की? बिल्कुल, रिफाइनरी का अभी काफी अच्छे लेवल पे काम चल रहा है और इसमें सरकार ने इतने बड़ी व्यवस्था करने की जो घोषणा की है, ये अगर हो जाएगी तो यहाँ के लोगों को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और जो बकरी और भेड़ पालन का काम है वो तो हो ही रहा है बाड़मेर में, और इसमें और अगर उनको सुविधा मिलेगी तो वो ज्यादा इसमें इच्छुक हो गए, क्योंकि लोग अभी ये कम कर दिया है पशुपालन का काम। तो इनको अगर कुछ बेनिफिट मिलेगा, व्यवस्थाएं मिलेगी, तो ये जरूर सोचेंगे कि हमें और भी आगे कैसे किस तरीके से करना है, और इसमें हमें बेनिफिट हो रहा है तो हम जरूर करें। तो ये भी एक सक्सेस स्टोरी है। और बाकी एग्रीकल्चर में जैसे अनार की खेती बाड़मेर में बहुत हो रही है, तो उसके लिए भी बजट की व्यवस्था की है सरकार ने। तो इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। वो स्पेशली बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पे अभी अनार की खेती बहुत हो रही है। जी बिल्कुल। लीना जी, मैंने एक अमेरिकन ऑथर को पढ़ा था जिसमें उनके दर्शन और उनके अर्थ दोनों दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश और देश की खुशहाली उसकी सड़कों से काफी अंदाजा लगाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 10 करोड़ रुपए हर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के लिए, 3 करोड़ रुपए पैच रिपेयर और 7 करोड़ रुपए सड़कों के लिए। हालांकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। आप लोग कई जगह पे जाते होंगे, आप व्यवसाय की वजह से भी जाते होंगे, घूमने फिरने जाते हैं, तो सड़कों की अभी लगता है आपको कि हाँ हमारे वैसे स्तर की सड़कें नहीं है जो होनी चाहिए? दूसरा, रोड सेफ्टी पे हम सबकी चिंता है जिसको लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया, तो इस और कैसा कदम माने इसे? सर देखिए, बजट तो हालांकि बहुत कम है। वैसे गहलोत सरकार ने काफी रोड्स पे, इंटरनल रोड्स पे काफी काम किया है जो कि अपने को किसी ना किसी शहर से जोड़ती हैं। बट सर अभी आज की भी सिचुएशन ये है, ये बजट वहां तक कैसे पहुंचे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आज आप किसी भी गली मोहल्ले में देखिए तो इतनी सड़कें टूटी पड़ी हैं। कहीं पे जेडीए के पट्टे वाली कॉलोनियों की हालत इतनी है, अजमेर रोड पे, कनक विहार में इतनी रोडें टूटी हुई है कि कभी कोई आके मौका मुआयना ही नहीं देखता। तो वो बजट जाता कहाँ है? दिस इज द क्वेश्चन सर। कम से कम वो जो जहां के लिए आपने वो बजट पास किया है, कोई तो अथॉरिटी होगी कि वो उसका वहां जाके देखे, उसमें सुपरविजन करे। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बजट आप कितना भी दे दे, कम दे दे, ज्यादा दे दे, बट जितना बजट आपने दिया है वो सही यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके सुपरविजन पे मैं ये गुजारिश करना चाहूंगी कि ध्यान दें। जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनियों में ही रोडों की हालत बिल्कुल सही नहीं है। ये सर मुझे तो ये रोड्स वगैरह का बजट सही जब तक यूज नहीं होगा तब तक मुझे कोई कारगर लगता नहीं है। जहाँ के दूसरी बात, एक आम सोच ये भी रहती है कि जो हम टैक्स देते हैं, देखिए टैक्स पेयर वो नहीं है केवल जो टैक्स इनकम टैक्स की तरह देते हैं।
टैक्स पेयर हर व्यक्ति है कि माचिस की डिब्बी भी कोई खरीद रहा है तो वो टैक्स पे कर रहा है, एक दूध की थैली ले रहा है, चाय का पाउच भी ले रहा है, तो भी वो आपका टैक्स पेयर है। टैक्स एक समग्र एक स्ट्रक्चर है हमारा। हर व्यक्ति को इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं टैक्स दे रहा हूं, ये मेरी लायबिलिटी है, लेकिन मेरा अधिकार ये भी है कि मैं जो टैक्स दे रहा हूं उसका सामने वाला, उसकी भी ड्यूटी है कि वो ठीक से इसको यूटिलाइज कर सके, कि मुझे फैसिलिटीज मिले। बिल्कुल, ताकि उसको इस बात का एहसास हो कि मैंने जो पे किया है। हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और अगर वहां पैसा देने के बावजूद भी खाना ढंग का नहीं मिलता है तो आप कैसा एक वहां से मैसेज लेकर के आएंगे, इंप्रेशन लेकर के आएंगे। वही हमारी सड़कों की स्थिति या सुविधाओं को लेकर के होता है कि आप पैसे दे रहे हैं फिर भी नहीं मिल पा रही है। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स तो हम दे जा रहे हैं लेकिन कुछ सुविधा नहीं। मुझे लगता है कि एक बड़ी आवश्यकता है, जब लोगों से बात हो रही थी, आप ही की तरह कहने वाले सैकड़ों लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि बजट हर सरकार अच्छा देती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होना चाहिए। जनता को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हाँ, सरकार मेरे लिए काम कर रही है, हर सेक्टर में काम कर रही है। एक में लीना जी, आप तो खुद भी एक इंडस्ट्री चलाती हैं, ई वे बिल को लेकर के 1 लाख से 2 लाख लिमिट की है शहर में इंटरनली, जो ये एक बड़ा अमाउंट कहें या फिर ऊँट के मुंह में जीरे की तरह देखा जाए इसे? सर, ये ऊँट के मुंह में जीरे की तरह ही देखा जाएगा, बिकॉज इंडस्ट्री के लिए की तरफ से तो सरकार ने कोई फोकस किया ही नहीं है। आप 1 लाख से 2 लाख रुपए कर देंगे तो ये इंडस्ट्रीज के तो अमाउंट ही बड़े ह्यूज उसमें होते हैं। और मान लीजिए अगर कोई छोटा मोटा जो अपनी कंपनी चलाता है बंदा, उसके लिए तो कोई मतलब मायने ही नहीं रखते, ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इंडस्ट्री को आपको किस गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज पे फोकस करना चाहिए सर। जब तक आप इंडस्ट्री पे फोकस नहीं करेंगे तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। किसी भी राज्य का डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्रीज को इनवाइट करना, उनके रूल्स रेगुलेशंस को इजी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूंगी कि आप प्लीज इंडस्ट्रीज पे फोकस करें ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, डेवलपमेंट बढ़े। आज हम देखते हैं हरियाणा, गुड़गांव जाते हैं, देखते हैं 10 साल पहले गुड़गांव क्या था, आज इंडस्ट्रीज ने उनके चेहरे ही बदल दिए हैं। गुजरात में हम जाते हैं तो उनको कितनी मतलब लाइट्स फ्री, ये लैंड्स उनको काफी कम रेट्स पे लैंड्स अवेलेबल कराई जाती है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज के लिए कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट कोई इंडस्ट्री लगाने जाता है तो उसके इतने तो उनके मतलब फीसेस होती है, इतने उनके रजिस्ट्रेशन होते हैं, इतने प्रोसेस होते हैं कि वो बंदा, मैंने एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई थी थोड़े टाइम पहले, उसके मेरे को 2 साल उसको एस्टेब्लिश बनाने में लग गए, क्योंकि हमारे रूल्स इतने, रेगुलेशंस इतने होते हैं कि आई डोंट नो, वेरी हैवी रूल्स। तो चलिए, जो पॉलिसी राजस्थान इंडस्ट्रियल पॉलिसी जारी की थी गवर्नमेंट ने, आपको लगता है कि उसे इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाना चाहिए? पॉलिसी आप बनाए नहीं बनाए, लेकिन सिस्टम को आपको फ्रेंडली बनाना होगा। बिल्कुल सर, उनको एक ऐसा स्पेस देना चाहिए इंडस्ट्रीज को कि वो इजीली आके अपनी चीजें रख सके और उनका हैंड टू हैंड उनके काम हो, हैंड टू हैंड उनका प्रोसेस में जाए। अभी जिस तरीके से अभी कोविड के टाइम पे जब जिस तरीके से हम लोगों ने ऑक्सीजन के लिए प्लांट लगाए और फटाफट उनके काम हुए, वैसे एवरी इंडस्ट्री नीड हेल्प, एवरी इंडस्ट्री नीड टू बी इजी प्रोसेस। चारू जी, जवाबदेही कानून की बात कही है मुख्यमंत्री जी ने, कि जवाब जिसका लीना जी जिक्र कर रही है अभी, कि सिस्टम को आपको, जो सिस्टम जिसके लिए बनाया उसके अगर फ्रेंडली सिस्टम नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। खाना जिसके लिए बना रहे हो अगर उसी के अकॉर्डिंग खाना नहीं बन पा रहा है तो कोई अर्थ नहीं है, उसका टेस्ट ही खराब हो जाएगा। मुझे खाना वेज फूड है और नॉन वेज बना करके आपने दे दिया तो कैसे उसको कोई खाएगा? तो यहाँ जवाबदेही कानून की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे लीना जी ने कहा कि आप पॉलिसी बनाए मत बनाइए, लेकिन सिस्टम को आप फ्रेंडली बनाइए। आपको भी ऐसी कुछ कमी दिखती है कि जवाबदेही का मतलब होगा कि पहले अशोक गहलोत सरकार का मुझे ध्यान है कि पिछले कार्यकाल में इन्होंने प्रोसीजर शुरू किया था कि आपको ये फाइल अटकनी नहीं चाहिए, जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी बीमारी होती है कि फाइल पे कोई जवाब नहीं देते हैं। अगर किसी में कोई कमी है तो आपसे दुरुस्त करवाइए, तो इस ओर आगे बढ़ने के में कुछ होगा कि हम सुशासन की ओर बढ़ पाएंगे। देखिए, ये जो कानून जो लाया जाएगा अभी, ये एक बहुत अच्छा प्रस्तावित कानून है। इससे जो हम ये बात करते हैं कि बजट में घोषणाएं तो बहुत हो जाती हैं, लेकिन सुशासन और जो है उसमें आगे तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि अधिकारियों के ऊपर कोई भी इस तरह का अंकुश नहीं है, इस तरह की कोई उनकी जवाबदेही नहीं है कि कौन सा काम कब करना है और कैसे करना है। तो इसलिए वो काम जब करते हैं तो नया बजट आने के 2 महीने के पहले पिछले बजट की घोषणाओं को पूरा करने की वो कोशिश करते हैं। तो आपको ध्यान होगा, आरटीआई कानून जब आया था
तो उससे अधिकारियों और कर्मचारियों में एक हलचल हुई थी और उन्होंने कानून को मतलब अपने काम की पालना पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया था। लेकिन धीरे धीरे जब इस एक्ट में अमेंडमेंट होने लगे और इस एक्ट को तोड़ मरोड़ के किया जाने लगा, उसके बाद अब इस कानून में आरटीआई के अंदर बहुत ज्यादा कुछ रह नहीं गया और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी के लिए जो कानून लेके आ रहे हैं, मुझे लगता है निश्चित रूप से गहलोत सरकार जो सुशासन की बात करती है, इसको लागू होने के बाद हम उस चीज को देख पाएंगे। एक सोशल सेक्टर की जो बात आप अक्सर क्या करते हैं कि महिलाओं को जिस तरह से न्याय मिलना चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए नए न्यायालय, और कुछ इसमें अभी आवश्यकता थी कि और कुछ घोषणाएं कर सकें, क्योंकि पिछली बार जब हमने चर्चा की थी तो सीसीटीवी कैमरे और महिला डेस्क का जिक्र किया गया था। उस और कहीं अभी ये चूक रही है सरकार, क्या उसका जिक्र करना चाहिए था? महिला डेस्क तो सभी थानों में लगाई जा चुकी है, मतलब सब थानों में इस हिसाब से हो चुका है काम। लेकिन ये जो पैसा है कैमरे लगाने वाला, ये तो बहुत टाइम से निर्भया फंड का पैसा है जो काफी टाइम समय से पड़ा हुआ है और इसका उपयोग में नहीं लिया जा रहा। तो बल्कि जब सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है निर्भया फंड में, जिसमें इतना पैसा आता है जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा संबंधित बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो महिलाओं को दी जा सकती है और जो क्राइम है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, तो ऐसी स्कीम्स को लागू करके उस फंड का उपयोग करके प्रदेश में सुरक्षित वातावरण बनाया जाना चाहिए। बाकी अगर हम देखें तो जैसे अलवर के अंदर हम हालात देखते हैं तो आए दिन नए तरीके से क्राइम एक नए रूप के अंदर वहां पे आ रहा है। तो इस तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि एक एक जिला उसी जो है पटल पे चलता जाए, तो कहीं ना कहीं हमको उसको रोकने की जरूरत है और वो दो ही चीजों से रुक सकता है। एक तो पुलिस के जो भी उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, उनके पास जो टेक्नोलॉजीज हैं, उनके पास जो कंप्यूटर्स हैं, उनके पास जो नई आजकल जो क्राइम के तरीके आ रहे हैं, उनको रोकने के जो उपाय हैं उनको लागू करना चाहिए। तो हर जिले में जैसे साइबर सेल की बात कही गई है कि साइबर थाना होगा, तो उससे कुछ लगाम लग पाएगा? बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि महिलाओं को तो सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि देखिए आज की तारीख में अगर कोई महिला ये जाके शिकायत करती है या कोई भी व्यक्ति जाके शिकायत करता है कि मेरे खाते में से 20,000 उड़ गए, तो उसका कोई भी धरी धोरी नहीं है। उसको ये कहा जाता है कि भैया कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा, आपने ये गलती क्यों की? जबकि आप ये जानते हैं कि अच्छे आईएएस, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति भी इस हादसे का शिकार हो चुके चपेट में आ रहे हैं। ये बात अलग है कि उनके पैसे रिकवर हो जाते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में या मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति है उसके पैसे रिकवर नहीं होते, क्योंकि उसको कहा जाता है कि ये उसकी अपनी की गई गलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कानून जब अपना काम करेगा तो अपराधियों के भी हाथ पे लगाम रहेगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए हर व्यक्ति यह चाहता है कि अच्छा उसे सुशासन मिले, वो जो पैसा टैक्स के रूप में दे रहा है उसका ठीक से यूटिलाइज हो सके, समग्र विकास की तस्वीर दिखाई देनी चाहिए। बेशक विरोधी दल या राजनीतिक दल जो राजनीति से जुड़े हुए हैं उनका अपना एक बयान हो सकता है कि अलग हो, एक जुदा सोच रखते हो, लेकिन एक आम आदमी ये मान करके चलता है कि बजट हर सरकार का अच्छा होता है, लेकिन बस वो धरातल पे उतरना चाहिए। गुजारिश सरकारों से यही रहती है कि आपके पास में समय होता है, आप उतनी घोषणा करिए कि जिन्हें आप ठीक से लागू कर पाएं, उसे धरातल पे उतार पाएं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 30-70% हमने जो घोषणाएं थी पूरी कर दी हैं, 85% को हमने धरातल पे उतारा है। तो चलिए इस ओर भी 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बड़ी खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बजट विशेष में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।